बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की सुबह बड़ी ही खुशगवार है और बड़ी ही हैप्पी मॉर्निंग है क्योंकि माशाल्लाह 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 पाकिस्तान कल का मैच जीत गया। पाकिस्तान एंड कनाडा के बीच में मैच था। मुझे बड़े लोगों ने छेड़ा और कहा कि भाई आपके तो दोनों मुल्कों का आपस में मैच चल रहा है, लेकिन जो भी है आई एम पाकिस्तानी बिफोर आई एम एनीथिंग एल्स। तो मैं ये ज़रा क्लियर कर दूं कि नो डाउट आई वेंट टू कॉलेज टू कनाडा और मैंने बड़ा वक्त गुजारा है कनाडा में, लेकिन घर तो फिर पाकिस्तान ही है। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान की जीत देख के बड़ी खुशी हुई। देखिए व्यूअर्स, बहुत से लोग बहुत अपसेट भी थे कि भाई 2 मैचेस खेले पाकिस्तान ने, दोनों हार गए, ये क्या नॉनसेंस है, अब हम लोग नहीं आगे बढ़ पाएंगे, फाइनल 8 का ग्रुप है उसके अंदर हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कल का मैच जीतने से 2 पॉइंट्स जो हमने गेन किए हैं उससे बड़ा एक हौसला आया है सबको कि हो सकता है कि हम अभी भी सुपर 8 में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आगे आने वाले मैचेस भी बहुत मैटर करते हैं और बाकी कैसे खेलते हैं उस पर भी बड़ा डिपेंडेंट है। और ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी अल्लाह करे कि हम घर ले आएँ तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि वी रियली नीड दिस विन तो ये बात गलत नहीं होगी। व्यूअर्स, उसके साथ साथ ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप की तो आप उसे एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क PTV स्पोर्ट्स पर। T20 वर्ल्ड कप की नशरियात पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं और हर शख्स एंजॉय कर रहा है। और हमारा जो शो है गेम ऑन है, इसमें आपको बहुत अमेजिंग कॉमेंट्री और एनालिसिस मिलता है मैच का। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मुबशर तौकीर साहब, शहीरा मैम हमारी जो चेयरमैन साहिबा हैं, एंड देन ऑफ कोर्स उसामा अज़हर जो हमारे स्पोर्ट्स के हेड हैं, तीनों को इसका बहुत क्रेडिट जाता है बिकॉज़ बड़ी एफ़र्ट और बड़ी मेहनत से ये ट्रांसमिशन आपके लिए तैयार की गई है। एंड डोंट फॉरगेट, पूरी दुनिया से लोगों को बुलाना और उसको ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाना, जैसे कि मार्टिन गप्टिल, देन वीव गॉट शोएब अख्तर हुज़ बैक विद अस नाउ, मोहम्मद हफीज़ हैं, यूनस खान शामिल हैं। गेम ऑन है कि अगर हम होस्ट की बात करें तो एरन हॉलैंड को बाहर से बुलाया गया, वो भी हमारे इस ट्रांसमिशन का बड़ा अहम हिस्सा है एज अ होस्ट। देन शहजाद एहसान खान एंड रोहन नदीम भी होस्टिंग कर रहे हैं। सो गेम ऑन है। आई होप कि आप PTV स्पोर्ट्स पे हर रोज़ इन्जॉय कर रहे हैं शाम को 8:30 बजे ऑनवर्ड्स। तो ज़रूर अपनी फ़ीडबैक भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान व्यूअर्स। ये एक बहुत ही बड़ी और मेजर चीज़ है जिसकी तरफ हम लोग एफ़र्ट्स कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम इस बार का T20 वर्ल्ड कप 2024 का पाकिस्तान लेके आ पाएँ, तो वीव गॉट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। आपको पता है जब भी कोई दिन मनाया जाता है, कोई भी ख़ास दिन मनाया जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग एट होम में उसकी बात ज़रूर करें। तो आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की इस बार की जो थीम है वो है आए अपने अहद पर अमल करें, चाइल्ड लेबर का ख़ात्मा करें। जब हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे करने की, तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि चाइल्ड लेबर है क्या। चाइल्ड लेबर का मतलब बेसिकली ये है कि जब छोटे बच्चे 18 साल से कम उम्र के बच्चे जब नौकरियों पे लगाए जाते हैं। कोविड के दौरान हमने देखा कि कोविड से पहले बहुत बेहतरी की तरफ सिचुएशन जा चुकी थी, चाइल्ड लेबर लॉज और बहुत सी ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई थी। लेकिन कोविड में जब स्कूल्स बंद हुए, मामलात ऊंच नीच हुए, लोगों के फाइनेंशियल हालात ख़राब हुए, तो छोटे छोटे बच्चों को लोगों ने घरों में नौकरियों पे लगा दिया, दुकानों पे लगा दिया, मतलब वेरियस जगहों पे उनको नौकरियों पे लगा दिया गया और चाइल्ड लेबर में हमने फिर इंक्रीज़ देखा। चाइल्ड लेबर ज़्यादातर जो थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका हो गया। बहुत से ऐसे ममालिक हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये चीज़ हम ज़्यादा देखते हैं। इवन इंडिया के अंदर चाइल्ड लेबर का जो मतलब लेवल है वो काफ़ी हाई है। अब आज भी 160 मिलियन बच्चे, 160 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं और ये तकरीबन हर दूसरे बच्चे में से एक वाली तादाद है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं, यहाँ पे 5 में से 1 बच्चा जो है मजदूरी कर रहा है और 72 मिलियन बच्चों की मतलब और जो 72 मिलियन बच्चों के बराबर हैं। आप ख़ुद हिसाब लगा लें। एशिया और पैसिफिक में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। यहाँ 62 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं जो कि 7% बनते हैं पॉपुलेशन के बच्चे। तो कितने अफसोस की बात है कि चाइल्ड लेबर का लेवल इतना ज़्यादा हाई है। और भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है। अरब कंट्रीज़ में 1 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं, यूरोप में 5%,
यूरोप और सेंट्रल एशिया में 4%, अरब स्टेट्स में 3% बच्चे चाइल्ड लेबर में मुब्तला हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का या डेवलपिंग नेशंस का मसला है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। पूरी दुनिया में अभी भी बच्चे जो हैं, जहाँ भी लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं या लो इनकम के मामलात होते हैं, वहाँ चाइल्ड लेबर की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होती है। अब ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है व्यूअर्स, अगर हम इन बच्चों की बात करें तो इनकी मासूमियत देखें। ये तालीम से महरूम होते हैं, अपनी बचपन की किसी भी खुशी को इंजॉय नहीं कर पाते और इनको उनके ऊपर वो जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं जो एडल्ट ईयर्स में उनके ऊपर डाली जानी चाहिए। पाकिस्तान में काम करने की मिनिमम एज 14 साल है, लेकिन हम 8 से 9 साल के बच्चे भी ढाबों पे काम करते हुए देखते हैं। मिनिमम एज 14 है, बल्कि 14, मैं तो सच्ची बात कहूँ व्यूअर्स, ये 18 से कम उम्र के बच्चे को या मिनिमम 16 से कम एज के बच्चे को नहीं काम करने की, बट मुल्क के हालात भी देख रहे हैं, सर्कमस्टांसिस भी देख रहे हैं, तो 14 साल से कम एज पे नहीं कर सकते। मिनिमम माहाना जो इनकम है वो 25,000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, छोटे बच्चे लोग घरों में इसीलिए रखते हैं और दुकानों वगैरह पे इसलिए रखते हैं क्योंकि 10,000 12,000 रुपये उनको तनख्वाह दे के 8,000 दे के उनको वो कर दिया जाता है कि मोहल्ले में ही रहते हैं, आते हैं, काम करके चले जाते हैं, 8,000 9,000 10,000 मुआवजा दे दिया या पर डे 100-200 रुपये पकड़ा दिए। सो ये बहुत ज़्यादती है। और उसके साथ साथ वर्किंग आवर्स को अगर देखें तो 24 घंटे ही काम कर रहे होते हैं, 4-6 घंटे की नींद पूरी हुई, खाना रोज़ी रोटी कमाने के टो में खाना तक भी तमीज़ का नहीं इन बच्चों को मिलता। सो व्यूअर्स प्लीज़ इस चीज़ के बारे में सोचें। अगर कोई अक्सर लोग ऐसे होते हैं, मैं जब पूछती भी हूँ कि भाई आपने इतना छोटा बच्चा क्यों रखा था अपने पास, भाई हमने तो इसलिए रखा था कि उसके माँ बाप ले आए और उन्होंने कहा कि भाई हमने इसको पढ़ाना तो है नहीं, आप ही रख लें, तो हमने सोचा कि हम बच्चे के काम आ जाएंगे। क्या काम आएंगे हम किसी छोटे बच्चे के? अगर एक 9-10 साल का बच्चा आपके घर में आपके बच्चों का ख्याल रख रहा है या आपके घर में सफाई सुथराई का काम कर रहा है और आपके अपने बच्चे जो हैं वो महंगे कपड़े पहन रहे हैं, मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को बड़े इंजॉय कर रहे हैं, और उन्हीं का एज का एक बच्चा आपके घर में जो है वो झाड़ू पोछा कर रहा है, सोचने की बात है व्यूअर्स। इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कितनी ज़्यादती है। और असल में अगर किसी के काम आना है और जेन्युइनली किसी की हेल्प करनी है तो किसी के बच्चे की आप जिम्मेदारी उठा लें कि जी भी हम इसकी फ़ीस और इसका जो ख़र्चा है महीने का वो हम उठा लेंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे, लेकिन आपने बच्चे को पढ़ाना भी है और साथ साथ उसके जो है वो मतलब अखराजात भी देखने। इस किस्म की चीज़ भी तो की जा सकती है। लेकिन वही वाली बात है ना, हमने अगर 1 रुपया भी खर्च करना है तो उस 1 रुपये के इवज़ हमें कुछ ना कुछ चाहिए ज़रूर होता है। सो व्यूअर्स, जो काम नेकी और इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है फिर उसको इसी नीयत से करें। तो आज इस टॉपिक पे भी ज़रूरी था बात करना और एक रिमाइंडर देना। और आपको पता है आप लोग कौन हैं? इस वक्त मुझे स्क्रीन पे वो लोग देख रहे हैं जिनके घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। व्यूअर्स, वक्त बदलने में पता नहीं चलता, एक से दूसरे लम्हे की कोई गारंटी नहीं है। ये सारे काम जो हम कर रहे हैं इनका हमने एट द एंड ऑफ द डे अपने रब को जवाब देना है। अगर आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे को आपने अपने घर में या अपनी किसी दुकान में या किसी ऐसी जगह पे नौकरी पे रखा हुआ है जिसको एक्चुअली तालीम हासिल करनी चाहिए, और आप ख़ुद भी पेरेंट हैं या खाला हैं या फुप्पो हैं या चाची हैं या व्हाटएवर, और आपके सामने ये चीज़ हो रही है, तो आप इसको रोक ज़रूर सकते हैं। और रोक नहीं सकते तो कम से कम रिपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं कि भाई फ़लाँ के घर में इस एज ग्रुप का लेबर यूनियंस बनी हुई हैं, 1000 डिफरेंट मौके हैं जहाँ पे आप बता सकते हैं कि जी छोटे छोटे बच्चे फ़लाँ ने अपने घर में रखे हुए हैं। कुछ लोगों के तो घर का सिस्टम ये होता है कि उनके पास कोई आया इस तरह से मजबूरी में, अपने गाँव शाँव से बुला लिए किसी के बच्चे को, और जैसे ख़रीद नहीं लेते, साल के जो हैं वो 50,000 रुपये दे दिए माँ बाप को और कहा कि जाओ अब साल बाद इसको आके ले जाना 1-1.5 महीने के लिए या आधे 2-3 हफ्ते के लिए छुट्टी के लिए। और फिर इन बच्चों को ना छुट्टी मिलती है, ना इनको बीमारी में कोई इनका ख्याल रखा जाता है। और व्यूअर्स, आई एम सॉरी, बहुत से केसेस ऐसे सामने भी आए हैं जहाँ पे अच्छे अमीर ख़ानदानों के लोग, बड़े वेल्थी लोग, सो कॉल्ड लाइक इज़्ज़तदार लोग ऐसे बच्चों को मार मार के उनका भुरकस निकाल देते हैं। मुझे एक दिन किसी ने ये बात कही और मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, और फिर प्रॉपर लड़ाई भी हुई इस बात पे कि भाई अगर ज़ाहिर घर में नौकरी पे रखा है, अगला बात नहीं सुन रहा बच्चा, तो अगर 1-2 लगा दी, ओ भाई आप अपने बच्चों को 1-2 लगाते हैं। और सीधी बात है, जब हम अपनी औलाद पे भी हाथ उठाने से मना करते हैं तो किसी के बच्चों को मार मार के जो आप उसका मलीदा निकाल देते हैं, ये कोई तमीज़ की बात है? ये कोई अक्ल की बात है? ये कोई इंसानियत की बात है? छोटे छोटे बच्चों को घरों में नौकरियों पे रखा हुआ है,
और उनको गधों की तरह हम भगाते हैं। जो चीज़ आप अपने बच्चों से नहीं करवाना मुनासिब समझते, वो दूसरों के बच्चों से क्यों करवाते हैं? सॉरी व्यूअर्स, ये एक मेरे लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि बड़ी दफ़ा क्योंकि हमारे घर में स्टाफ्स आता है, जब भी कोई जॉब के लिए लेके आते हैं, सबसे पहले अगर मुझे उम्र कम लग रही हो मैं आईडी कार्ड देखती हूँ। मेरे घर का रूल है, पाकिस्तान का रूल होगा 14 साल, मैं 18 साल से कम उम्र का बंदा नहीं रखती घर में। और अगर कहते हैं जी आईडी कार्ड ही बना, मैं कहती हूँ बे फॉर्म जो भी है बर्थ सर्टिफिकेट मुझे ला के दिखाएं, मुझे पहले प्रूफ करें। क्योंकि बड़ी दफ़ा होता है झूठ बोल के ले आते हैं, पता चलता है कि बच्चे अगले की उम्र 15 साल है और एक्चुअली आपको 18 साल कहा जा रहा है। सो प्लीज़ अपनी ड्यू प्रोसेस से गुजरें और इंसानियत के दायरे में रहते हुए अपने घर में लोग रखे काम करने के लिए। एटलीस्ट हम तो ये कर सकते हैं ना। और जहाँ तक नौकरियाँ और जॉब्स वगैरह होती हैं, बाहर लोगों ने अपनी बिजनेसेस की होती हैं, वहाँ पे भी लिहाज करना चाहिए। बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ बहुत ही प्यारी सी मेरी लाडली शेफ़ अनम शेख हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डोंट वरी, आज मैं तुम्हारे पास आऊँगी किचन में और बनाना सीखूंगी, क्योंकि आज जो आप रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करेंगे बड़े मज़े की हैं। बिल्कुल। और रेस्टोरेंट्स में बड़ी महंगी मिलती हैं। बिल्कुल। और जो आज की हमारी जो पहली रेसिपी है वो मुतब्बिक है, और उसके साथ हम बना रहे हैं शाकशूक। अच्छा, ये बेसिकली जो है अरेबिक स्टाइल एग्स है, जिसको यूजुअली वो लोग जो है अपने ब्रेकफास्ट में एंजॉय करते हैं। नाश्ता है बेसिकली। और जो मुतब्बिक है उसको भी आप अपने ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। मुतब्बिक क्या होता है? बेसिकली अब जब से वो पाकिस्तान में मिलना स्टार्ट हो गया तो वो अरेबिक पराठे के नाम से मशहूर है। ठीक है। कराची में तो बहुत फेमस है ये, बट अभी लाहौर में इतना ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट नहीं आया। ठीक है। लेकिन ये है कि ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं आप कंप्लीटली अरेबिक स्टाइल की हैं, और आप इनको जो है अपने ब्रेकफास्ट में जो है वो वाली बात है ना व्यूअर्स कि हम अंडे पराठे जो सुबह खाते हैं उसमें एक वेरिएशन आ जाती है। आजकल छुट्टियां भी हैं, आगे ईद भी आ रही है इंशाल्लाह, तो होता है ना कि दिल चाहता है कि जो ईद की हॉलीडेज़ हैं सारे घर पे हैं तो मिल के मज़े मज़े की चीज़ें भी बनाएं, साथ में बच्चों को भी इन्वॉल्व करें इस एक्टिविटी में। तो पहले दिन तो ऑब्वियसली जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन कलेजी से ही नाश्ता किया जाता है, बट अगर उसके साथ आप ये एडिशन में चीज़ें बना ले तो बड़े मज़े का एक डिफरेंट सा नाश्ता हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में ये सिस्टम होता है कि जो मुझे रिसेंटली पता चला कि भाई सुबह क्योंकि कुर्बानी वगैरह ये वो, तो सुबह ना हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया जाता है, कलेजी बना ली और साथ में कुछ अंडा पराठा वगैरह कर लिया, और फिर रात को जो डिनर है वो प्रॉपर तैयार किया। दोपहर का खाना अक्सर लोग मुझे पता चला है कि स्किप कर देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, नाश्ता कर लिया होता है तो बंदा कहता है कि आराम से सारा दिन बनू के रात को डिनर एंजॉय। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, और आप इसके जो ये शाकशूक है इसके साथ आप जो है डिफरेंट ब्रेड्स, आप रेगुलर ब्रेड भी सर्व कर सकते हैं, आप इसका पीटा ब्रेड भी। अगर हम पराठा बना रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, ये बेसिकली ये पराठा वैसा पराठा नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का पराठा है। अभी जब आप मेरे पास आएंगी तो मैं आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि इसका जो आटा गूंदना है वो भी बहुत ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि आप इसको जो है बनाकर, मतलब फॉर एग्जांपल सुबह आपके घर मेहमानों ने आना है तो रात को आपने ये आटा गूंद के इसके जो है वो बॉल्स बनाकर आपने जो है आराम से फ्रिज में रख देने, और सुबह आपने उसके अंदर उसकी स्टफिंग करके जो है वो आपने जो है वो उसको फिर फ्राई कर लेना। अच्छा, इसके अंदर भी आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। वो दो ऑप्शंस ये हैं कि आप इसको जो है अपने अवन में बेक भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर वो ऑयल वाला वो एक स्टाइल नहीं आ पाएगा, लेकिन ये है कि हेल्दी वे में हो जाएगा। सो ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। कागज़ पेंसिल पकड़ लें, या फिर याद से यूट्यूब पे जब हम अपने शो को अपलोड करेंगे तो तब देख लीजिएगा। लेकिन हम अब ब्रेक के बाद आपको अरबिक ब्रेकफास्ट बनाना सिखाएंगे। एक ऑप्शन है, एक वेरिएशन है, और बाय द वे ये लंच में भी बड़ा मज़े का लगता है। डे में इट्स अ वेरी डिलिशियस थिंग टू मेक, और क्विक भी है उसके साथ साथ। एटलीस्ट द एग्स आर क्विक, पराठा तो गूंद लो तो फिर रेडी हो जाता है। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बस गप लगा रहे थे कि आगे ईद आ रही है, ईद की तैयारियां, क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आज आई काम पे तो मैं कीमा निकला हुआ है आज, क्योंकि देयर सो मच टू डू। प्री ईद इतनी प्रेपिंग होती है कि हम रियलाइज़ नहीं करते। एक्चुअली रमज़ानुल मुबारक जब उसके बाद ईद आती है, ऑब्वियसली ईद उल फितर, तो वो एक मुख्तलिफ बात होती है, क्योंकि आप पूरा महीना एक तरह से तैयारी कर रहे होते हैं रमज़ान से ही ना, तो उसकी शुरुआत से ही। तो यहाँ पे होता ये है कि
आप तब तक एक्टिव नहीं होते जब तक अनाउंस नहीं हो जाता कि भाई फलां डेट को इंशाल्लाह ईद होगी। ऐसा इसको थोड़ा सा ये वाली हम थोड़ा इजी ले लेते हैं और फिर उस वक्त जबकि कुर्बानी वाली ईद है, हज़ार अरेंजमेंट्स होती हैं, करोड़ चीज़ें आपने करनी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर तो जी, तो सबसे पहले जो है रेसिपी मुतब्बक की आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा अगर मैं चाहती हूँ कि हम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रेसिपी को ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, वो ये कि इसका जो सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। डो रेडी करने के लिए तकरीबन 3 कप मैदा जाएगा। अच्छा, रेशो जो है जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसको ही आगे फॉलो करके उसको डबल कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपने उसके अंदर 3 कप मैदा ऐड करना है, 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर हम घी के ऐड करेंगे, 1 अंडा जाएगा। अच्छा, और 3 कप मैदे के लिए 1 और 1.5 कप के करीब जो है पानी बहुत है उसको गूंदने के लिए। जब बिल्कुल आपका मैदा रेडी हो जाए तो लास्टली आपने इसको जो ऑयल लगा के तकरीबन हाफ एन आवर का रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद जो है आपने फिर इसके पेड़े बनाकर आपने उसके ऊपर अच्छी तरीके से ऑयल लगाकर आपने उसको रैप करके अपने फ्रिज में रख देना है और सुबह बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब बारी आ जाती है इसके जो कीमा इसका रेडी होगा। अच्छा, कीमे के लिए हम इसके अंदर तकरीबन आधा किलो कीमा यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर तकरीबन 2 साइज़ के जो है वो मीडियम प्याज जाएंगे, इसके अंदर टमाटर जाएंगे, इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। अच्छा, लाल मिर्च पाउडर के साथ हम थोड़ा सा पेपरिका पाउडर भी ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास अरेबिक स्पाइसेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव जो है वो पेपरिका पाउडर है। वो उसके अंदर बड़ा अच्छा सा जो है हाँ जी, और उसका बड़ा अच्छा सा जो है एक कलर भी आ जाता है। नमक जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा जो है कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। और इसके अंदर जो इनिशियली ऑयल का जो बिल्कुल लेवल है वो हम कम ही रखेंगे। लाइक हम 1/3 कप के करीब जो है ऑयल यूज़ करेंगे कीमे के लिए। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है कीमा स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कीमा आपसे इसलिए आके वो बना लेती हूँ, आप मुझे बस डालती जाइएगा चीज़ें, ठीक है ना? तो उससे बड़ा एक डिफरेंस आ जाएगा कि मतलब वो साथ में मिलजुल के हो जाएगा। ये तकरीबन 1/3 कप के करीब जो है हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद अच्छा, बिल्कुल यहाँ पे प्याज जो है आपके पास फाइनली चॉप होना चाहिए, तो हम एक मीडियम साइज़ का प्याज, अब ये 1 चम्मच ऐड करते हैं। 1 चम्मच डाल जी, ये आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसको थोड़ा सा जैसे कि हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, लाइक थोड़ा सा जो कीमा प्याज का कलर है वो वाइट होना शुरू हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर जो है कीमा डालकर उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जो है फिर उसमें टमाटर और स्पाइसेस ऐड कर देंगे, वो फिर मैं आपको ग्रेजुअली साथ साथ बताती जाती हूँ। और इसके साथ जो हमारी दूसरी रेसिपी है जो कि है हमारा शाकशुका, उसके लिए हम ले रहे हैं तकरीबन अब डिपेंड करता है कि आप कितने एग्स के साथ बना रहे हैं, तो हम इस वक्त 4 to 5 एग्स के साथ उसको बनाएंगे। अच्छा, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर जो है, सबसे पहले इसमें टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है। इसके अंदर कब डालना है? अभी इसको थोड़ा सा आप और कुक करेंगी। इसमें टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है। आपने इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टमाटर लेने हैं। आपने उनको अच्छी तरीके से ब्लांच कर लेना है। ब्लांच करने के बाद आपने उसको ब्लेंड कर लेना और ब्लेंड करके वो कुछ इस तरह की शक्ल उनकी बन जाएगी। जब इस तरह की इसकी शक्ल बन जाए तो फिर रेगुलर आपने अपना ऑयल ऐड करना है। उसमें प्याज जाएंगे, ये टमाटर जाएंगे, दूसरे टमाटर जाएंगे, स्पाइसेस में इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा, पेपरिका पाउडर जाएगा, नमक हस्बे जायका जाएगा। इस तरह से आपने इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर देने। जब मसाला बिल्कुल फाइन रेडी हो जाए, ऑयल हल्का हल्का ऊपर आ जाए, तो हम उसके ऊपर जो है एग्स डाल देंगे। अच्छा, एग्स के अंदर अब आप इसके अंदर जो है ये कीमा ऐड कर रहे हैं, चिकन का कीमा। अच्छा, इसमें जुगन अगर आप जो है इसको बीफ या मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चिकन का ही कीमा इसके अंदर जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप इसके अंदर शाकशुका के अंदर जो है आप एग्स जो ऐड करेंगे वो आपने डाल के आपने इसको कवर कर देना है और बिल्कुल दम वाली आंच रख देनी है ताकि अच्छे तरीके से जो है हमारे एग्स रेडी हो जाए। लास्टली फिर हम उसके ऊपर जो है ग्रीन चिलीज और फ्रेश कोरिएंडर्स के साथ जो है उसकी गार्निश करेंगे। अब यहाँ पे जुगन जो है कीमा रेडी कर रही हैं और साथ साथ जो है इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो स्पाइसेस के अंदर मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ सबसे पहले थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। उसके बाद इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया, ये पिसा हुआ सूखा धनिया हम ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी सी मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और थोड़ी सी हम ऐड करेंगे पेपरिका। साथ में इसमें नमक जाएगा हस्बे जायका। अभी क्योंकि इसका अंडा रेडी होना है उसमें भी ही नमक जाएगा और साथ में इसके अंदर थोड़ी सी हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। बस ये जो इसके स्पाइसेस हैं ये हो गए हैं कंप्लीट।
टमाटर कब डालना है इसमें? जी, बस थोड़ा सा आप इसको और फ्राई कर लें तो फिर इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। अच्छा, दूसरी साइड के ऊपर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब ग्रीन अनियंस। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है रेगुलर प्याज। इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 नॉर्मल साइज़ का प्याज जाएगा इसके अंदर। तो थोड़े से ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर और साथ में ग्रीन चिलीज़। तो ये इसमें चले गए। अब ये इसका बेसिकली एग्स का जो बैटर है वो हो गया है रेडी। तो इस तरह से जो है इसके अंदर अब जो आप कीमा रेडी कर रही हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे जब वो फुली कुक हो जाएगा, और साथ में हम इसके अंदर 6 एग्स ऐड करेंगे। ये बेसिकली हमारा मुतब्बक का जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा कम्प्लीटली। अच्छा, तो उसमें अंडे भी डलते हैं? जी जी बिल्कुल, अंडे डलेंगे। तो जब आप उसको पराठे में उसकी स्टफिंग करेंगे तब ही उसको पराठे को वो होल्ड करेगा। अच्छा, तो अंडा तो इसमें टमाटर इसमें नहीं कुक करना मैंने? नहीं, अभी आप इसमें थोड़ा सा टमाटर जो है वो इसमें थोड़ा सा आप टमाटर अभी ऐड करेंगी। बिल्कुल, हम 1 नॉर्मल साइज़ का जो टमाटर है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे जस्ट फॉर फ्लेवर ना? हाँ जी, बस। तो बेसिकली तो टमाटर का जो फ्लेवर आएगा वो इसके अंदर आएगा। और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 6 एग्स के करीब जो है या 5 एग्स के करीब हम इसके अंदर हाँ जी, तो इसको ना मैं जी आप कर लें मिक्स। ये 4 हो गए, बेसिकली व्यूअर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से आगे से बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है ना कि आप अपने फ्लेवर्स, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से एनहांस करते हैं। अंडे पूरे हो गए? जी बिल्कुल पूरे हो गए। और अब मैं इसके अंदर थोड़े से जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा थोड़ी सी क्रश रेड चिली और बेसिकली तो नमक, ताकि बिल्कुल ताकि जो है आपके एग्स के अंदर भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। वो टोटल अगर उसके अंदर मिक्स्ड होती है चीज़ तो उसका फिर बेहतर एक आता है। बिल्कुल। तो ये गरम गरम ही इसके अंदर हम डाल देंगे? आप गरम गरम डाल दें, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप उसके अंदर जो है थोड़ा सा उसको रूम टेम्परेचर पर लाकर अगर आप उसके अंदर डाल देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक जो है हम अपनी दूसरी रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेंगे ताकि इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। क्योंकि अगर हमने इसी तरह इसको एग्स के अंदर ऐड किया तो वो फिर क्या होगा कि एग्स एकदम से कुक होना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। जितनी देर में दूसरी रेसिपी रेडी होगी तो उतनी देर में जो है मैं इसकी जो है पराठा बेल लूँगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए जी, इस तरह से ये कीमा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और अब हम दूसरी साइड पर आ जाते हैं। ओके, हमने एग्स इधर बनाने हैं जी, एग्स इधर बने। ये तैयार हो गया। आप इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब जो है ऑयल ऐड करें। हम बेलना ज़रा साइड पे कर देते हैं। हाफ कप ऑफ ऑयल। जी, हाफ कप ऑयल आप इसमें ऐड करें, थोड़ा सा और, बस। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये प्याज। तकरीबन ये हमारे पास मीडियम साइज़ के प्याज हैं। अच्छा, अगर हमें ऑयल की थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो आपका ऑयल है उसी ने ही आपके एग्स को जो है वो होल्ड करना है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा ऑयल ना हो कि बिल्कुल ही अलग से वो फील हो रहा हो। तो ज़रा आपने उस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। तो अब इसके अंदर जैसे ही ये प्याज जो है वो फ्राई हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर अब इस पे प्याज को कितना बनाना है, जिस तरह लास्ट हाँ बिल्कुल उसी की तरह इसको इन दोनों रेसिपीज के अंदर अरबी खाने में एक्चुअली जिस तरह हम प्याज ब्राउन करते हैं ना, हाँ वो वाला इतना वो वाला एलिमेंट नहीं होता इसके अंदर। हम तो प्रॉपर भून के प्याज बेचारा साड़ देते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, वो नहीं। इधर सिर्फ इतना होता है कि प्याज इतना कुक हो जाए कि उसका कच्चापन खत्म हो जाए, उसका रंग नहीं आपने बिल्कुल रंग नहीं आपने चाहिए। वो हमारी ज़बान में किचन की कहा जाता है कि आपने हल्का सा ट्रांसलूसेंट कर देना है कि प्याज आपका जैसे ही सॉफ्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर बाकी जो है वो लवाजमात ऐड कर देने। अच्छा, इस टाइम में अगर आपको उसके अंदर थोड़ा सा पसंद है गार्लिक का फ्लेवर तो आप इसके अंदर गार्लिक ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आप शाकशुका बनाते हैं तो जब आप इसमें गार्लिक डालते हैं तो वो बहुत ओवरपावरिंग हो जाता है, जायका आपका जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं रहता। अच्छा, अब हम इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे स्पाइसेस और उसके बाद फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें जो है ताकि जो भी चीज़ उसके अंदर फिर ऐड हो ना वो हाँ जी उसके अंदर फिर पूरा फ्लेवर आए। बिल्कुल, क्रश रेड चिली जाएगी इसमें। उसके बाद हम इसके अंदर अच्छा स्पाइसेस ऑलमोस्ट वही है, मसाला बनाने का तरीका सेम वही ही है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है।
साथ में इसमें नमक जाएगा हस्बे जायका, काली मिर्चें, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा प्लीज़, क्योंकि वरना फ्लेवर बहुत ज़्यादा उसका वो हो जाता है, ओवरपावरिंग। अगेन अरबी खाने में, अरबिक खाने में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा स्पाइस नहीं होता, मतलब तेज़ मिर्चें नहीं होती। तेज़ मिर्चें नहीं। अच्छा भाई, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये वाले टमाटोज। ठीक है, सारे के सारे डाल दिए? सारे डाल दें। ये लीजिए, सारे के सारे हमने टमाटर डाल दिए। ये टमाटर डाल देंगे, और उसके साथ आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्लांच हुए हुए तकरीबन 4 से 5 टमाटर हैं, और उसके बाद मैंने उनको जो है ग्राइंड कर लिया, तो ये दोनों इसके अंदर जाएंगे। दोनों जाएंगे, बिल्कुल। और फिर हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। जितनी देर में ये सारा प्रोसीजर हो रहा है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट जो ये काम देखिए, अब मैं ये टमाटर भी डाल रही हूँ प्यूरी, और इसको पकने देना है, क्योंकि टमाटर की प्यूरी को आप थोड़ा सा पकाए ना तो उसका कच्चा कच्चा एक टेस्ट आता रहता है। अच्छा, अब एक आपने बाउल में ऑयल ले लेना है, और ऑयल लेकर अब बारी आ जाती है इनके पराठे रेडी करने की। तो पराठे रेडी करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी सरफेस को क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करने के बाद मैं इसके ऊपर पराठा जो है वो रोल करना स्टार्ट कर दूँगी, जितनी देर में हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन आ जाएगा कि हमारा जो चिकन का कीमा है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। मेरे ख्याल से वैसे इतना तो अब नहीं पकेगा। हाँ जी, आप जो अगर इसके अंदर इसको ऐड कर दें, हाँ और डाल के मिक्स कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक पेड़ा, और इस पेड़े को आपने लेकर, ठीक है जी, हाँ। और मैं पैन में इसलिए नहीं इसको डाल रही क्योंकि जब आप इसको पैन में डालेंगे तो वो पकना शुरू हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट एग्स के अंदर डालेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा कुक हो जाएगा, इतना कोई वो नहीं होगा, ताकि आपकी चीज़ें, आपकी फिलिंग का सामान रेडी हो। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से आपने इसको ऑयल लगाते जाना है और इसको हिलाते जाना है। अच्छा, ये काम जो है आप बेलन की हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी डिपेंड करता है कि आप इसको कितना पतला बेलना चाहते हैं या कितना आप इसको करना चाहते हैं। तो ये आपने जो है देखना है, इसको इस तरीके से आपने इसको उठाते जाना है, और इसको हल्का हल्का जो है आपने बड़े करते जाना है। तो ये इस तरह से बड़ा हो जाएगा जब अच्छी तरीके से, और इसके अंदर आपके अंदर कोई किसी किस्म का जो है वो कट नहीं आना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो फिर आपका एग जो है वो उससे बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि अब ये हमें ये वाला पैन तो नहीं चाहिए ना कुकिंग के लिए? नहीं। अब आप ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, और फिर हम इसकी करेंगे इसके अंदर जो है स्टफिंग करने के बाद हम इसको रैप कर देंगे, और दूसरी साइड पर जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ऑयल, और उसको हम साथ ही फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सही। हाँ इसको हम परे कर देते हैं। और यहाँ से हम इसको ऑन कर चुके ना, अगर आप इसके अंदर अब क्या बनना है? इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। आप इसको ऑन कर दें। तो हमने फ्राई पैन में नहीं बनाना है इसको, या ऐसे ही पैन में बनाना है? नहीं नहीं, ऐसे ही हम सिर्फ अब फ्राई ही करना है ना हमने बेसिकली। तो अब इसको अच्छी तरीके से ले लेंगे। मैं यहाँ से, आप मुझे अगर वो पकड़ा दें। क्या बेटा? ये ये मिक्सचर, ये हाँ ले आप मिक्सचर ले दें। मैं थोड़ी सी सरफेस को नीट कर दूं। यहाँ नीचे हमारे पास गार्बेज कैन पड़ी है, तो मैं ज़रा और इस साइड की तरफ जो हमारी ऑलमोस्ट मसाले की बुनाई है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी होने वाली है। तो अब यहाँ से जो है मैं ये ले लेती हूँ, और यहाँ पे हम इसके अंदर ये स्टफिंग करेंगे। इस तरह से आपने सेंटर में स्टफिंग करनी है, इस तरह से डालकर, और इसको डालकर। अच्छा, ओवर आपने बिल्कुल भी इसके अंदर स्टफिंग नहीं करनी, क्योंकि फिर वो पराठा उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। फिर आपने इसको इस तरह से बंद करना है, अगर नज़र आ रहा हो तो। दूसरी साइड से हम फिर से इसको यूँ बंद करेंगे, और ये साइड इसके ऊपर आएगी, और ये इसके ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारा जो है मुतब्बक रेडी हो गया है। अब जैसे ही उसमें ऑयल गर्म होगा, तकरीबन हम इसके अंदर शैलो फ्राई करेंगे इसको। तो शैलो, हाँ, ये आपने इस्तेमाल का शैलो फ्राई करेंगे। और सबसे पहले कितना डालूं ऑयल बेटे? आप इसको हाफ कर दें। हाँ जी, थोड़ा सा और, ताकि ये डिप हो जाए इसके अंदर। हाँ बस। और सबसे पहले आपने वो साइड इसकी डालनी है जो आपने जहाँ से इसको रैप किया हुआ है। तो ये देखिए मसाला कितना अच्छा सा जो है वो हो गया है ऑलमोस्ट। तो अब इसके अंदर बेशक आप इस पोजीशन के अंदर
आप इसके अंदर एग्स ऐड कर सकते हैं। ऊपर ही डाल दें? बिल्कुल। ऑयल और नहीं, ऑयल और बिल्कुल भी नहीं। और एग्स डालकर आपने इसे क्या करना है कि आप उसको अच्छे से जो है वो कवर कर सकते हैं। बस सिर्फ फ्राई ऊपर डाल दिया ना हमने? अच्छा, इसके अंदर एक और भी ऑप्शन है, फ्राई अंडे के स्टाइल में करना है? हाँ जी बिल्कुल, फ्राई अंडे के स्टाइल में आपने डालना है। और इसके अंदर आप अगर आपसे फॉर एग्जांपल फ्राइड एग होल्ड नहीं होते तो आप इसके अंदर बॉइल्ड एग भी ऐड कर सकते हैं। और बोरिंग हो जाता है यार। हाँ, बॉइल्ड एग के साथ वो मैंने आपको एक ऑप्शन दी है, और उसके साथ आप इसके अंदर जो है चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। आपने जब इसमें एग्स ऐड करने हैं तो आपने बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है। दम वाली आंच से क्या होगा कि आपके एग्स अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे और आपका मसाला जो है वो बिल्कुल भी नीचे से लगेगा नहीं, क्योंकि हमने इसको अब हिलाना नहीं है। अब एग्स खुद ही इस मसाले के अंदर इतना मॉइस्ट है कि मसाला अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर वो खुद से जो है वो कुक हो जाएगा। और हम इसको सर्व करेंगे पीटा ब्रेड के साथ। मैं पीटा ब्रेड जो है अभी जैसे ही हमारे पास थोड़ी स्पेस हो जाएगी तो हम इसको जो है वो मैं ग्रिल कर लूँगी, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन होगा। अब इसको हमने इसको स्लो कर दें और अब उसके बाद वो आपके पीछे इसका कवर पड़ा है वो आप इसको ऊपर रख दें। तो ये देखें ना, ये इसकी एक फाइनल लुक, ये फाइनल लुक है। और लास्टली हम इसके ऊपर जो है थोड़े से ग्रीन अनियंस और फ्रेश कोरिएंडर वगैरह ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है जितना हमें चाहिए। ये देखें ना, अब ये हमने ऐसे करके ये मैंने कवर कर दिया, ये यहाँ हो गया, बल्कि हल्की आंच के ऊपर बराए नाम जी। अब ये हमने और यहाँ पे ये हमने मुतब्बक जो है वो ऐड कर दिया। बिस्मिल्लाह बेटा, थोड़ा ध्यान से पुत्र, हमें आप मुतब्बक से ज़्यादा प्यारी हैं तो। अच्छा, अब हम इसको बिल्कुल कोई 1-2 मिनट इसको देंगे रेस्ट के लिए, ताकि जो है अच्छे तरीके से अपनी पोजीशन होल्ड नीचे वाली बेस जो है वो रेडी हो जाए। और उसके बाद हम अगला करें। सेम इसी तरीके से फिर से आपने ले लेना है, आपने एक पेड़ा ले लेना है और उसको जो है इस तरह से राउंड करके पहले, और फिर आपने उसके ऊपर उसको। अच्छा, अब निकालना आपने किसके अंदर है चीज़ों को? ये मैंने पीछे ट्रे रेडी करके रखी हुई है। हाँ इसके लिए इसके ऊपर हम निकालेंगे अपने, क्या निकालेंगे? मुतब्बक को निकालेंगे। और शूक शाक जो है मैं वैसे यही आपको पर्सनली कहूँगी कि जिस डिश में आप उसको रेडी कर रहे हैं उसी डिश में ही उसको सर्व करें, क्योंकि अगर आप उसको निकालेंगे तो उसकी वो वाली शक्ल नहीं रहेगी बिल्कुल भी, तो वो ख़राब हो जाएगी। तो जिस पैन में आप बना रहे हैं कोशिश करें कि वो आप उसी पैन के अंदर जो है उसको रेडी करें। अब ये देखें ना, इसको आपने बेसिकली जो आपने वो जो कहते हैं ना पंगा नहीं करना, जी बिल्कुल, वो ये है कि आपने इसको पहले एक दफ़ा अपनी पोजीशन होल्ड करने दें। आपने उससे पहले इसको मूव करने की कोशिश की ना, बिल्कुल, तो वो खुल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एग है। एग ने जाते साथ ही बेसिकली क्या करना है कि कीमे को होल्ड करना है। होल्ड करने के लिए उसने आपको एक स्पेस देनी है, तो वो उसके अंदर जाकर जो है थोड़ा फ्लफ़ी हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इसको बहुत अच्छा सा जो है वो बना सकते हैं। और ये आपके बच्चों के लिए जो है एज अ ब्रेकफास्ट के तौर पर या उनके लंच के तौर पर भी ये आप लंच बॉक्स में ये एज इट इज़ डाल सकते हैं। आपको ये एग्स डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आपके एग्स भी अब रेडी हो ही गए हैं। जी बिल्कुल। इसको थोड़ा सा अगर आपको सनी साइड अप एग्स चाहिए तो आप इस तरह से रख लें, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इनको और कलर देना है तो वो फिर आप उसके अंदर जो है इसको वापस बिल्कुल इसको कवर कर। अब इसी तरह ये देखें कि इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल लग रही है कि अगर हम इसके ऊपर इस तरह से जो है फ्रेश कोरिएंडर्स जो है वो ऐड कर दें इसके ऊपर, और थोड़ा सा आप चाहें तो थोड़ा सा ग्रीन अनियंस जो है वो इस तरह से इसके ऊपर डालकर, और लास्ट आपके सामने व्यूअर्स विद इन 15 मिनट्स हमने आपको दोनों चीज़ें तैयार करके दे दी हैं। सो अगर कोई भी बंदा ये कहता है ना कि ये पॉसिबल नहीं है तो आई डोंट एग्री विद यू। बिल्कुल, मतलब बड़े आराम से हो सकती हैं चीज़ें, बस थोड़ी सी अपनी मैनेजमेंट को ठीक रखना है, आपने अपनी चीज़ों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलना है, आपको कभी भी इशू नहीं होगा। मेन चीज़ यही है कि व्यूअर्स ऐसी चीज़ें बनाएं जो बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं। और मतलब खाना हमारे मुल्क में एक मेजर तरीका है एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का, कम्युनिकेट करने का, तो उसको एक फ़न एक्सपीरियंस भी बनाया जा सकता है। ये देखें जी, ये भी हमारा तैयार हो गया है, और ऑब्वियसली फाइनल लुक हम आपको एंड में दिखाएंगे, बट बेसिकली सब कुछ तैयार हो रहा है। अब बस क्वांटिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल वो आप पूरी ठीक है। करनी है। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, जहाँ पे और बहुत सी बातें हो रही हैं, वहाँ पे दांत, जो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ है जो इंसान नोटिस करता है जब कोई स्माइल करता है, तो दांतों को किस तरीके से हमने ऑप्टिमल लेवल पे रखना है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे फेवरेट डॉक्टर इमरान ज़िया ने। जैसे कि आप जानते हैं, आप एक बेहतरीन डेंटल सर्जन भी हैं और स्पेशलिस्ट हैं इन डेंटल इम्प्लांट्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर इमरान, सबसे पहले तो जो मेरा एक क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग बहुत सी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर हमेशा कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक जिस तरह दांत साफ़ करने की बात करें, लेकिन मेरे पास 4-5 डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके बार बार सवाल लोग करते हैं। तो आज ज़रा स्कैटर्ड गुफ्तगू होगी कि मैं आपसे स्पेसिफिक चीज़ का पूछूंगी, आप मुझे उसके बारे में बताइएगा। Sure. आप समझ रहे हैं ना कि वो, ताकि लोगों के सवाल, अब जैसे कि टूथपिक, किसी ने मुझे लिखा कि मैंने कहीं पढ़ा है आप ही कि टूथपिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो फिर कौन सा करना चाहिए, क्योंकि टूथपिक भी मुख्तलिफ किस्म के मिलते हैं। एक तो लकड़ी का होता है, एक वो प्लास्टिक का होता है जिसके अंदर लगी होती है डेंटल फ्लॉस, एक नॉर्मल डेंटल फ्लॉस होती है जो टूथपिक की तरह के का भी काम अंजाम देती है, और फिर चौथी चीज़ है ये ले लिया दांतों में घुसा लिया, ये पेन से दांत साफ करने, चीज़ें निकालने की कोशिश की, पिन्ने, तो करें क्या? टूथपिक जितना मर्जी खूबसूरत हो, वुडन हो या प्लास्टिक का हो, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि अक्सर लोग जब दांतों के बीच में फंसी खुराक निकालने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने मसूड़े ज़ख्मी कर बैठते हैं। दो दांतों के दरमियान जो मसूड़े की लेयर है उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जो कि मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को मज़ीद इनवाइट करती है कि वहाँ के मसूड़े ख़राब करें। तो मसूड़े ख़राब होने की एक बड़ी वजह टूथपिक का इस्तेमाल भी है। सेकेंड, कुदरत ने हर दो दांतों के बीच में एक हल्की सी बोन दी हुई है, हल्की सी एक हड्डी की तय होती है जिस कॉर्टिकल बोन कहते हैं, बड़ी नाजुक होती है वो। उस पर ब्रश भी आराम से करना चाहिए। कुछ उस पर टूथपिक लगा कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि एक दफ़ा तो खाना आपका फंसा हुआ निकल जाता है, लेकिन अगली दफ़ा चूँकि बोन लॉस हो चुका होता है, खाना ज़्यादा फंसता है। सो हम डेंटिस्ट हम सख्ती से मना करते हैं कि टूथपिक चाहे वुडन हो चाहे प्लास्टिक का हो, वो इस्तेमाल नहीं करना। भाई मैं आपको व्यूअर्स अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरी बड़ी बुरी आदत पड़ गई थी कि दांतों के अंदर यहाँ पे जो एरिया है, ये जी यहाँ पे ज़्यादा वो टाटर जो दो जमता है। दांत है, इनके पीछे का एरिया, अब जो जहाँ दोनों दांत जुड़ते हैं वहाँ पे एक दो दफ़ा जब मैं क्लीनिंग कराने के लिए गई, आपने भी एक दफ़ा कहा कि जुगन यहाँ पे तुम्हारी प्लाक जमती है। हुआ क्या कि इरिटेट हो के ना कि ये क्यों जमती है, तो दांत भी ब्रश किए, डेंटल फ्लॉस भी किया, फिर टूथपिक का पकड़ के ना अंदर से खुद ही स्क्रैपिंग करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गम रिसेशन हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर ही वो मार के वो नीचे हो गया। सो द पॉइंट इज़, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जो पढ़े लिखे नहीं है लोग वो करते हैं, ये हम सब की एक वो होता है ना मकैनिकी मारने की आदत, स्किन निकल रही है थोड़ी सी नेल के पास, तो उसके साथ बंदा अपनी सर्जरियां शुरू कर देता है, कैंचियों से काटना, नेल कटर से उसको हाथों से खींचना, फिर पूरी की पूरी स्किन उतर आती है। मजे की बात, कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनके टूथपिक अंदर टूट जाता है, वो टूथपिक निकलवाने के लिए आते हैं, इनकी जिस टूथपिक से खुराक निकालने की कोशिश की उसकी नोक टूट गई। और वो नोक क्यों टूटी? आपने जोर से किया, जोर से किया, दांतों का कांटेक्ट ज़्यादा होता है, वहाँ पे टूथपिक टूट जाता है, इसलिए फ्लॉस इस्तेमाल करिए। बैड स्मेल, मुंह से बदबू क्यों आती है? मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो आगे से घूम के कहते हैं कि आप ही दांत भी ब्रश की, लेकिन फिर भी मुंह से बदबू आती है। मल्टीपल रीजंस हैं। मुनासिब तरीके से ब्रश ना करना, मुनासिब वक्त पे ब्रश ना करना, इससे भी वो प्लाक जमा रहता है और मुँह से बदबू आती रहती है। डायबिटिक पेशेंट्स को चूँकि प्यास बहुत लगती है, उनका मुँह खुश्क रहता है, खुश्क मुँह से भी मुँह में स्मेल आती है, जिसको हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। माउथ ब्रीदर्स, ऐसे बच्चे या बड़े जिनका रात सोते में मुंह खुला रहता है और वो मुंह के रास्ते सांस लेते हैं, उनके मुंह से भी बदबू आती है। और कुछ ऐसी दवाइयां हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की हैं, कुछ और सिस्टमिक डिजीज़ की दवाइयां हैं जिनके इस्तेमाल से मुंह में बदबू आती है। लेकिन सबसे जो बड़ी वजह, मैं पिछले को 25-26 साल से क्लिनिक कर रहा हूँ, जो देखी हुआ है कि सही वक्त पे ब्रश नहीं करना। हम जब जाते हैं सुबह ब्रश करके जाते हैं, नो, रात को सोने से पहले ब्रश और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश। दोपहर का चाहे स्किप कर दें, लेकिन सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले और ये ब्रश के बाद कुल्ली भी तो करें ना, कर लें। आपने अब फॉर एग्जांपल दोपहर को खाया, सालन वगैरह, ये वो, हाथ तो आपने अच्छे से साफ कर लिया, कुल्ली नहीं की, एटलीस्ट 2-3 दफ़ा कुल्ली करें, फ्लशिंग किस्म की आपके मुंह के अंदर जो भी कोई खाने के ज़रात फंसे हुए हैं उसमें से स्मेल अल्टीमेटली निकलनी है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो एटलीस्ट कुल्ली से अच्छी तरह अगर पानी की 2-3 दफ़ा कुल्ली कर ले तो वो निकल जाता है अंदर से। मतलब मोटी मोटी सफाई थी, रात को फाइनली ये ब्रश से साफ कर लें अपने दांतों को। एग्जैक्टली। और वही वाली बात ना, नाश्ते के बाद अक्सर लोग इसी तरह निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो सुबह दांत ब्रश कर लिए और नाश्ते के बाद नहीं किए, तो नाश्ते से पहले ब्रश किए हुए दांत जो हैं उनमें से स्मेल भी आएगी। और अब तो बड़ी डिवाइसेस आ गई, स्ट्रिंग फ्लॉस होती है जो अब धागे से करते हैं, या अब एक वाटर फ्लॉस आ गया
कि छोटा सा कंटेनर होता है, आप उसके अंदर उसका स्प्लैश आप सेट करें और अपने क्विकली अपने दांतों को वाटर फ्लॉस कर लें। इट हेल्प्स अ लॉट कि आपके जो मुंह से बदबू आने का एक वजह ये भी होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्टेन्स की तरफ। निशान क्यों पड़ते हैं दांतों पे? दांतों में निशान दो तरह के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट, एक होते हैं एक्वायर्ड, जो कि पेशेंट ने खुद लिए होते हैं। परमानेंट वो होते हैं जिन पेशेंट ने अपना बचपन ज़मीनी पानी, वो जो बोर करके दस्ती नलके का पानी पिया, उनके फ्लोरेसिस होती है, उनका दांतों पे ब्राउन स्टेन आ जाते हैं, तो परमानेंट होते हैं। ये वेनियर के थ्रू ही जा सकते हैं या ब्लीचिंग के थ्रू। अब बाकी जो स्टेन्स हैं वो क्या हैं? चाय कॉफ़ी पी, दांत साफ़ नहीं किए, फिज़ी ड्रिंक्स पिए, दांत साफ़ नहीं किए, पान छालिया खाया, दांत साफ़ नहीं किए। इसके अलावा सिट्रस ड्रिंक्स जो ज़्यादा पीते हैं और वो दांत साफ़ नहीं करते। मतलब ये नहीं है आप टूथब्रश जेब में लगे फिरें, जहाँ आपने कुछ पिया आपने ज़रूर ब्रश करना। आप एक कुल्ली कर लें अच्छे तरीके से, और रात को आप एक अच्छा सा माउथ वॉश, जो वाइटनिंग माउथ वॉश होता है, डेंटिस्ट से मशवरा करके बोल लें और ब्रश करें। और अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, जो लोग सारा दिन पानी पीते रहते हैं ना और एक तमीज़ की मिकदार में पीते हैं, उनके माउथ से भी स्मेल नहीं आती। बिल्कुल, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है और दांतों में स्टेन्स भी नहीं पड़ते। असल में जो लोग 6-6, 8-8 घंटे पानी को हाथ भी नहीं लगाते, ऑब्वियसली जो भी आपने चाय कॉफ़ी पी है, कुल्ली नहीं भी की, तो अगर आप रेगुलर पानी पी रहे होते हैं तो दांत तो आपके फ्लश आउट होते रहते हैं ना। तो जो लोग पानी भी नहीं पीते उनको भी ये बड़ा इशू होता है, और ये स्पेशली उन लोगों में देखा जाता है जो चाय और कॉफ़ी पानी की जगह पीते रहते हैं सारा दिन, तो या फिजी ड्रिंक्स पीते रहते हैं। अच्छा, रूट इन्फेक्शन, जड़ों में ये इन्फेक्शंस क्यों होती हैं? कि मसूड़ों में दर्द हो रही है, दांत ठीक है लेकिन मसूड़ों में दर्द हो रही है, पेन हो रही है नाकाबिले बर्दाश्त लेवल की। उसकी वजह यह है कि जब आप एक इनअप्रोप्रिएट ब्रश, एक गैर मुनासिब ब्रश लेते हैं, लाइक आपको ज़रूरत है मीडियम ब्रश की, आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रहे हैं, वो आपके दांतों की सरफेस से मैल उतार देता, प्लाक उतार देता है, लेकिन जो मसूड़ों के नीचे जो 0.5-1 मिलीमीटर नीचे जो मैल जमा हुआ है उसको साफ़ नहीं कर पाता। तो वो जो दांत ठीक होते हैं लेकिन मसूड़ों में दर्द हो रही होती है, वो इसी होती है। इसको हम कहते हैं सब जिंजाइवल कैलकुलस या सब जिंजाइवल टार्टर, यानी कि मसूड़ों के नीचे जो टार्टर जमा हुआ है उसको साफ़ ना किया जाए। और इसको आप खुद नहीं कर सकते, इसके लिए आपको साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाके ये सब जिंजाइवल कैलकुलस साफ़ करवाना चाहिए, जिसको हम डीप रूट प्लानिंग कहते हैं, डीप स्केलिंग कहते हैं, या मसूड़ों की सफाई कह लें आमतौर पे। ये साल में 2 दफ़ा ज़रूर करवानी चाहिए, चाहे आपको कुछ भी ना हो। और ये बताइए कि एक जो मैं आपसे भी ब्रेक में केस डिस्कस कर रही थी, मेरे पास एक बच्ची काम क्या करती थी, मेरे पास आई, मुझे कहती है कि आप ही मेरे दांतों में बड़ी दर्द है। मैंने कहा क्या हुआ बेटे? कहती है आप ही बस वो ये निकलवाया, यहाँ से भी निकलवाया था, यहाँ से। मैंने कहा आपकी उम्र क्या है? कहती है आप ही 25 साल। मैं कहा बेटे 25 साल में आपने 6 दांत निकलवा लिए हैं? जी आप ही वो दांत में दर्द होती थी, मसला होती थी तो डॉक्टर पे जाती थी। मैंने कहा कौन से डॉक्टर पे जाती थी? आप ही दांतों के डॉक्टर पे। चले, मैंने एक और डेंटिस्ट पे जो घर के करीब है उनके पास भेजा, उधर चेक कराया। उन्होंने आगे से घूम के कहा कि जुगन इसके तो 6 इम्प्लांट होंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। तो और जो उनसे फिर पूरी डिस्कशन हुई, वो खैर बच्ची, फिर उसकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, वो गई, फिर वो वापस नहीं आई मेरे पास। जब उनसे पूरा पता किया कि जी क्या मामला होगा, तो उन्होंने कहा जुगन ये अगर हम डिस्काउंट भी कर दें तो 8-10 लाख रुपए से कम का नुस्खा नहीं है, क्योंकि एक इम्प्लांट जो दांत में लगता है उसकी अपनी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है या लाख रुपए है। तो अगर हम चले मुनासिब ये वो वटेवर भी करते हैं तो 6-8 लाख से कम तक का तो नुस्खा नहीं है ये। अब आप सोचें कि 25 साल की उम्र पे अपने दांतों का इस लेवल का नाश मार लेना, और ये कौन से डेंटिस्ट हैं जो हर 2 मिनट के बाद दांत निकाल लेते हैं? इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो क्वेकरी बहुत है मुज़ाफ़ात में, बड़े शहरों के अलावा, बल्कि शहरों में भी क्वैक्स बहुत बैठे हैं जो कि क्वालिफाइड डेंटिस्ट नहीं है। उनको चूँकि पता ही नहीं है कि दांत में दर्द का इलाज रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, ना कि निकलवाना है। वो उस पर अमल करते हैं कि इलाजे दंदा खराजे दंदा, मरीज़ आया उसका दांत निकाल दिया। इसकी जो सेकंड वजह है वो इकनॉमिकल रीज़न है। चूँकि दांतों का इलाज निस्बतन महंगा है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा भी है, और शुरू में इंजेक्शन मुँह में लगते हैं, तकलीफ दे भी है, लोग उससे भी डरते हैं। ये बताएं एक रूट कैनाल अगर करते हैं तो कितना को खर्चा आता है मुनासिब जगह से? वैसे एक नंबर बताएं। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ क्या है, 10,000 से लेके ऑनवर्ड जितना भी हो जाए। चले 40,000 का भी अगर खर्चा हो जाता है, 25 कह देते हैं, चले एक जनरल सा फिगर, 25,000 और 1.5 लाख। 25,000 रुपए का आपने दांत ठीक करा लिया, ना कि 1.5 लाख रुपए का फिर आपको इम्प्लांट डालना पड़ा। और ये सिर्फ इम्प्लांट का खर्चा है, अभी उसके ऊपर से जो आपको डॉक्टर की फीस है, सारी चीज़ें हैं, तो 1,70,000 1,80,000 में तो आपने वो एक दांत लगवाया जो आप 25 में ठीक करवा सकते थे, या अगर मुनासिब डॉक्टर है आपके हालात के मुताबिक चलता है तो 10-12 हज़ार में भी आपका वो दांत ठीक कर देता आपको। बेसिकली लोग तकलीफ के डर से, या जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड नहीं होते। डॉक्टर साहब दांत निकालना कोई कम तकलीफ से होता है? लेकिन वो बस वो एक ज़हन में है ना, कुछ लोग घर से सोच के आते हैं मेरे पास, डॉक्टर साहब ये निकाल दें। भाई क्यों? ये इस दर्द कर रहा है, भाई इसका इलाज है।
हम दांत तब निकालते हैं जब दांत हिल रहा हो। डॉक्टर साहब सबसे तो ये एक्सप्लेन करें ना कि दांत निकालने का नुकसान क्या है। व्यूअर्स, हमारे दांत ऐसे बने हुए हैं, राइट? एक दांत दूसरे को सपोर्ट करता है, दूसरे अगले को करता है, और सारे दांत आपस में सपोर्ट करते हैं। बीच में से आपने एक निकाल दिया, यहाँ से एक निकाल दिया, यहाँ से एक निकाल दिया, अब गैप्स आ गए, यानी कि दांत को एक साइड से सपोर्ट नहीं मिल रही अब। बिल्कुल, ना सिर्फ गैप आता है बल्कि जिस जबड़े का दांत, फॉर एग्जांपल नीचे का दांत निकाल दिया, उसके बिल्कुल ऊपर जो ऊपर का दांत होगा ना, वो कुछ अर्से बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा उस जगह को कम करने के लिए, जब एक दांत की ऑपरेशन नहीं होगी। तो दांतों का निकालना। फिर दूसरी बात क्या कि निकले हुए दांत की जगह जब खुराक चबाते हैं तो खुराक चबाने का जो काम दांत ने करना है वो आपकी जबड़े की हड्डी करती है, और फिर जबड़े की हड्डी बैठती जाती है। फिर एक वक्त ऐसा था जब पेशेंट कहते हैं ये दांत लगा दें, इम्प्लांट लगा दें, तो हमारे पास बोन ही नहीं होती, क्योंकि आपकी बोन सारी की सारी खत्म कंज्यूम होगी। फिर मैं बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, फिर खर्चा उसका अलहदा। तो इसका मतलब ये क्रक्स ये है कि जब दांत में तकलीफ उसको बचाने की कोशिश करें, निकलवाना कोई हल नहीं है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क गाँव देहातों पूरी दुनिया में देखा जाता है। हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, और सच्ची बात है लोगों ने जहाँ पे नाई बैठे हुए हैं उसी के साथ दांतों का बंदा बैठा हुआ है। बंदा जाता है गंदे अच्छा, एक तो दांत निकलवा लिया आपने ऐसी जगह जाके, वो अपना एक नुकसान, साथ में जो आपने हेपेटाइटिस और न जाने किस किस बीमारी का गढ़ जो है, ऐसे ही है। आपके ख्याल से जिस बंदे ने परचून की दुकान के साथ एक ठेला लगाया हुआ है दांतों का, वो हर चीज़ को स्टेरलाइज करके इस्तेमाल करता है? Never. वो एक ही चीज़ को बार बार हर बंदे के मुंह में जा रही है, खून लग रहा है एक दूसरे का। और आप देखिए उन्होंने बॉयलर रखे हुए हैं मुतमईन करने के लिए, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब उबलते हुए पानी के काफ़ी नहीं है तमाम जरासीम को मारने के लिए, क्योंकि बहुत से वायरसेस और बैक्टीरिया जो कि 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके वो ख़त्म होते हैं। उसके लिए प्रॉपर ऑटोक्लेव स्टेरलाइज़र होना चाहिए हर डेंटल क्लिनिक पे, जो कि अब रखने शुरू कर दिए लोगों ने। और बात ये है कि देखिए व्यूअर्स, अल्टीमेटली सही डॉक्टर का इंतखाब करना, देखिए अगर आपको दिल की बीमारी है तो आप डायबिटीज़ के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप जोड़ों के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप मतलब आप फॉर एग्जांपल कायरोप्रैक्टर के पास नहीं जाएंगे। सो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर दांत का मसला है तो दांतों के डॉक्टर के पास जाएं। और उसके साथ साथ एक और भी तो प्रॉब्लम है ना डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ हिकमत और इन मामलात को भी इंक्लूड कर दिए थे। अब देखिए मसला दांत के अंदर है, छोटी गोली दे दी कि जी आप ये गोली खा लिया करें, तो दांत का कीड़ा तो वहीं कायम खड़ा है। ये भी तो एक इशू है। ये भी इशू है। तो सही डेंटिस्ट का इंतखाब कैसे करें? अब तो देखें आपके हाथ में एक दुनिया है मोबाइल की शक्ल में। आप नेट सर्फिंग करें, आप डेंटिस्ट को देखें, उसके रिव्यूज़ देखें, उसकी क्वालिफिकेशन देखें, आप ये देखें कि उसकी एक्सपर्टीज़ किस में है। कुछ डॉक्टर दांत सीधा करने में एक्सपर्ट हैं, कुछ रूट कैनाल के एक्सपर्ट्स हैं, कुछ इम्प्लांट के एक्सपर्ट्स हैं, कुछ फैमिली डेंटिस्ट हैं जो कि सारे काम करते हैं। फिर जब आप उनको देख लें, फिर अपने रिलेटिव से पूछें किसी ऐसे कि आपका एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब के साथ। दूसरा, वो डॉक्टर आपके करीब होने चाहिए ताकि आपके वर्क प्लेस या आपके घर में अगर आपको अचानक दर्द होती है तो फौरी तौर पे फिज़िकली उनके पास जाने के लिए आप इस काबिल हों। तीसरा ये कि वो डॉक्टर ऐसे हों कि आप उनसे इन कांटेक्ट रह सकें, उनके पीए से या उनसे अपने, जब आपको फॉर एग्जांपल आप दूर हैं और आप वक्त पे नहीं पहुंच सकते और बेताशा पेन हो रही है, तो ऐसे डॉक्टर जो कि आपकी एक्सेस में हों वो या उनका स्टाफ उनके पास जाएँ। तीसरा, आप ये देख लें कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं, आप उनके स्टाफ से, उनके पीए से बात करके उनके ट्रीटमेंट चार्जेस पूछ सकते हैं। मतलब ये तमाम वो बातें हैं, आपकी जेब, आपकी पहुंच, आपकी डॉक्टर की एक्सेस, उस डॉक्टर की काबिलियत, उनकी जो है शोहरत, रेपुटेशन, ये सब चीज़ें मिला कर तो बहुत आसान हो गया अच्छे डेंटिस्ट को ढूंढना। पहले मुश्किल था ये। अग्रीड, बट वही वाली चीज़ होती है ना, देखिए हमारे यहाँ जो है ना क्विकेस्ट एंड द बेस्ट मोस्ट बेतुका ऑप्शन जो है हम हमेशा उसकी तरफ जाते हैं। सस्ता है, चले जाओ। मैंने ये बड़ी दफ़ा व्यूअर्स ऑन एयर बात की है, मैं आज फिर रिमाइंड करूँगी। अगर इस पेन की कीमत 10 रुपये है, अगर ये पेन मुझे 1 रुपये का मिल रहा है तो सोचने की बात है कि ये 1 रुपये का क्यों मिल रहा है। और जिसको पता है, जो बेच रहा है, अगर वो उसने भी एक 10 रुपये की चीज़ 1 रुपये की बेचनी है तो अनलेस वो डिफेक्टेड है या उसमें कोई प्रॉब्लम है या वो आपको कोई नुकसान पहुँचाएगी, तभी अगला बंदा उसको इतने सस्ते में फारिग करेगा। वरना 10 रुपये की चीज़ 1000 तरीके हैं ख़रीदने के, 1000 ऑनलाइन तरीके हैं, 100 और चीज़ें हैं, बंदा इसको उतने का बेच सकता है जितने की इसकी वर्थ है। सो अल्टीमेटली वही वाली बात है कि अगर आपको बहुत सस्ते में एक चीज़ मिल रही है, आप शॉप अराउंड करें, 2-3 डेंटिस्ट के पास जाएं, बिल्कुल ऐसे बात करें, देखें। अगर एक बंदा कह रहा है 10, एक बंदा कह रहा है 8, एक बंदा कह रहा है 12, समझ आती है। एक 12 कह रहा है, एक 10 कह रहा है और एक कह रहा है जी मैं 2000 में आपका काम कर दूंगा। सोचें एक मिनट के लिए कि वो 2000 में क्या करेगा आपके साथ।
आप खुद देखें कि हमने डिस्पोजेबल आइटम्स यूज़ करनी है। नीडल जो है डिस्पोजेबल है, जिस हम पेशेंट को ग्लास में कुल्लियाँ करवाते हैं वो डिस्पोजेबल है। ऑटोक्लेव है, हर चीज़ का, हर पेशेंट की अपनी किट है। ये तमाम चीज़ें एडअप करती हैं आपके ट्रीटमेंट में। अगर एक डॉक्टर महंगा है तो वो किसी वजह से महंगा होगा, आपके वाली बात। अगर कुछ सस्ता है तो किसी वजह से सस्ता होगा। सो जब अपनी जान के ऊपर आपने देखना है तो ट्राई टू चूज़ अ गुड डेंटिस्ट। अच्छा, हमारी कुछ बुरी आदतें होती है डॉक्टर साहब जो आपने ऑब्जर्व की होंगी, जो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें कि ये चीज़ें नहीं करनी। तो टूथपिक वाली हमने बात की और ये कहा कि खुदा का वास्ता है रैंडम बंदे के पास जाके दांत निकाल दे ना कहा करे, डॉक्टर को डॉक्टर वाला काम करने दे। मतलब डॉक्टर आपको बताएगा ना दांत निकालने, अगर नहीं ज़रूरत निकालने की तो क्यों निकालें। जी, तो कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं? सबसे ज़्यादा जो बुरी आदत है वो एग्रेसिव ब्रशिंग है। लोग अपने दांत ज़्यादा साफ़ करने के चक्करों में इतनी ज़ोर से ब्रश करते हैं, रगड़ते हैं दांतों के, क्योंकि दांतों के जो है ना वो रगड़ने के निशान, ब्रशिंग कट्स कहते हैं उन्हें, वो पड़ जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि गलत तरीके से ब्रश करते हैं। दांतों को हमेशा वर्टिकली ब्रश करना चाहिए, वो यूँ हॉरिजॉन्टली करते हैं। इससे सिर्फ झाग बनती है, सफाई नहीं होती, बल्कि मैल और दांतों में फंस जाता है। सेकेंड, नेल बाइटिंग, काम करते हैं सोच रहे हैं नेल बाइट कर रहे हैं, पिन बाइटिंग, पेन बाइटिंग, ये पान छालियाँ ऐसे 90% लोगों का ऐसे, ठीक है ना। तो गंदा, ये असल में सब कॉन्शियस है, ये इसमें उनको शायद कसूर नहीं है, वो सोचते हुए कर ले, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ अवेयरनेस आनी चाहिए। थर्ड होता है जी कि पान छालियाँ। अब छालियाँ खाना एक पत्थर चबाने के बराबर है। अल्लाह ताला ने दांत खाने के लिए दिए हैं, पत्थर चबाने के लिए नहीं दिए। इसके अलावा स्मोकिंग, ये दांतों के लिए, ये सिर्फ बाकी और जो 9 ऑर्गन उनके लिए नहीं, दांतों के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसके अलावा एक और आदत है जो कि मरीज़ को पता नहीं चलता उसका, सोते में दांत रगड़ते हैं, जिसको नाइट ग्राइंडिंग या ब्रक्सिज्म कहते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि WHO की रिकमेंडेशन ये है कि साल में 2 दफ़ा डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आपकी वो ब्रक्सिज्म, नाइट ग्राइंडिंग है, माउथ ब्रीदिंग है, नेल बाइटिंग है, पेन बाइटिंग है, या इस तरह की जो बाकी आपकी गलत सिलेक्शन ऑफ ब्रश है, गलत सिलेक्शन ऑफ ब्रशिंग टाइम है, इसको डेंटिस्ट ही आपको करेक्ट कर सकता है। तो साल में 2 दफ़ा दांतों के डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, ताकि आपको इन तमाम चीज़ों से जो दांतों को नुकसान पहुँचाती हैं बचाया जा सके। एक और चीज़, दूसरों के नुस्खों को खुद फॉलो करना। डेंटिस्ट ने नुस्खा दिया कि भी आपके दांत में इशू हो रहा है, आपने ये मेडिसिन लगानी है या आपने ये करना है। अच्छा जी, घर में एक बहन ने ये किया तो उसने अपनी दूसरी को भी कहा कि यार मैंने ये किया, तू भी ये कर ले। एक तो ये भी है ना, एक दूसरे के साथ प्रिस्क्रिप्शंस को शेयर करना। वो शेयर करते हैं, वही ना, वो दुपट्टा बदल बहना तो सुनी थी, नहीं ये नुस्खा बदल आपने बता दिया। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर हमने एक मरीज़ को एक दवाई दी तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे को वही लगे। एक पेशेंट स्वेलिंग के साथ आता है, एक ठंडे गर्म के साथ आता है, एक ब्लीडिंग गम के साथ आता है, एक दांतों में दर्द के साथ आता है। अब ये तो नहीं कि एक दवाई है वो सब पे चल जाएगी, तो हर पेशेंट को इंडिविजुअली, ये असल में ये डेंटिस्ट फोबिया होता है, डेंटिस्ट के पास जाने का खौफ। हमारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, हमारे जो डेंटिस्ट की शक्ल थोड़ी इसकी तरह ख़तरनाक होती है, तो लोग उससे फोबिया बहुत होता है। इसके लिए अलहदा हम फिर इंतज़ाम करते हैं, पेशेंट को हम टीच करते हैं, उनको हम काउंसल करते हैं कि हम इतने ख़तरनाक नहीं हैं, आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। मसूड़ों से खून, ये भी एक इशू है। प्रॉपर ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं, उसके बारे में आप क्या रेकमेंड करेंगे? घर के लेवल पे बंदा क्या कर सकता है जिनके मसूड़ों से कॉन्स्टेंटली खून आता है और जिनको ठंडा वगैरह महसूस होता है? अब तो जिसने बेड़ा गर्क कर दिया, इससे मज़ीद नुकसान से कैसे बचे? क्योंकि ये सवाल आया है कि जी अब तो हो गया, मसूड़ों से खून भी आता है, ठंडा पिए, हल्का सा भी ठंडा पिए तो करंट, गर्म पिए तो बर्दाश्त, गर्म तो पी नहीं सकते, तो ऐसे लोग क्या करें? जब तक डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, होम रेमेडी आपको बता रहा हूँ, एक मैजिक माउथ वॉश बना लें। 1 गिलास पानी लें, उसमें एक छोटा चाय का चम्मच का चौथा हिस्सा नमक का डालें, 2 चुटकियाँ उसमें पिसी हुई फटकरी डाल लें, और थोड़ा सा फटकरी और थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है ये मेडिकल, वो थोड़ा सा उसका हाफ ढक्कन वो मिला लें, और उसको मुंह में रिटेन कर करके एक मुंह में लें कुल्ली, और उसको 15-20 सेकंड रखें, फिर उसको स्पिट आउट करते हैं। 1 गिलास में 8-10 रेंजेस बन जाते हैं। तो ये एक वो है कि वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे आपको एक इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है ब्लीडिंग गम से, सेंसिटिविटी से और बैड ब्रेथ से। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, जब तक आप बेस को दूर नहीं करवाएंगे डॉक्टर के पास जाके, तब तक नहीं। ये एक होम रेमेडी बता रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ ये बता दें कि जो लोग घर पे अपने दांतों को सफ़ेद करने के टोटके करते हैं, आजकल ऑनलाइन बहुत सी टिप्स और चीज़ें लोग दे रहे हैं, इसके बारे में भी गाइडेंस दे दें एंड में, क्योंकि हर बंदे को शौक है कि विनियर वाली लुक का है, वाइट वाली लुक का है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप घर पे कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपके वही दांतों का
पेन का लेवल जो है वो फिर नहीं जाता, आपके दांत बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। मोस्टली ऐसे लोग फिर हमारे पास ही आ रहे होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कंप्लेंट आती है सेंसिटिविटी की। जब दांतों को होम ब्लीचिंग करते हैं लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से, कुछ बादाम के छिलके पीस के रगड़ रहे होते हैं, कुछ मुख्तलिफ किस्म के जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं, उसके बाद सेंसिटिविटी का इशू आता है। हमारे पास क्लिनिक्स पे अल्ट्रा वायलेट ब्लीचिंग, लेज़र ब्लीचिंग, सेल्फ ब्लीचिंग, ये मुख्तलिफ किस्म के जेल्स हैं जो कि बड़े सेफ़ एंड साउंड हैं। और फिर ज़ाहिर बात है फिर हमारी ज़िम्मेदारी है ना, अगर बाद में पेशेंट कुछ मसला होता है, सेंसिटिविटी आती है, पेन आती है, हमारा मसला है, तो हम जो डेंटिस्ट जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो आम तौर पे साइड इफ़ेक्ट फ्री होती हैं। तो खुदारा कभी भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स के पीछे ना जाइए। ऑनलाइन डॉक्टर को एक विज़िट कर लें, साल में 1-2 दफ़ा ही आना ना, कौन सा रोज़ आना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज के व्यूअर्स ये है कि सही डॉक्टर का इंतखाब करें। डेंटिस्ट प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करके अपनी पूरी रेजिडेंसी वगैरह पूरी करके एक लेवल पे पहुंचते हैं। हम जब परचून की दुकानों के पास ठेलों पे जाके अपने दांत ठीक कराने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक नहीं होते, मज़ीद और नुकसान हो जाता है। उस वक्त आपको आर्जी सा सुकून मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि साल में एक, मतलब बेसिकली तो ट्वाइस अ ईयर आपने चक्कर लगाना है, हर 6 महीने के बाद। इतनी क्या बड़ी बात है, जाएँ चेक कराएँ। अब मेरी एक कज़न है, हमारी फैमिली में क्योंकि दांतों का ऑन एंड ऑफ इश्यूज़ होते रहते हैं, तो उसने हमेशा से ये अपनी रूटीन रखी है कि वो साल में, इवन तो उसको कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं है, वो साल में 1 दफ़ा मिनिमम और 2 दफ़ा तो जाती है डेंटिस्ट पे। और हर बार डॉक्टर कहता है गुड जॉब, वेल डन, थोड़ी अगर क्लीनिंग करने की उसको भेज दिया। उसको कभी ना फिलिंग की ज़रूरत पड़ी है, वो मेरे से भी एज में बड़ी है, उसने ना कभी फिलिंग करवाई है, ना उसको कभी कोई वाइटनिंग करानी पड़ी है, क्योंकि वो डॉक्टर ने उसको जैसे जैसे बचपन से कहा है वो फॉलो करती रही है। तो अच्छी आदतें व्यूअर्स बचपन में डलती हैं। सो राइट एज पे अपने बच्चों को गाइडेंस दें, डेंटिस्ट पे ले जाएं उनको रेगुलरली, उनका डर भी निकल जाएगा और किसी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। व्यूअर्स ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स कुछ म्यूज़िक, कुछ हल्ला गुल्ला, कुछ बातचीत और आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है सोहेल सलामत साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि इतने बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे प्यारे भाई आज हमारे साथ हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल लेवल पे भी बेहतरीन आर्टिस्ट है और एक बहुत बड़े कवाल घराने से यानी कि बख्शी सलामत कवाल के बेटे हैं। सो मच वी आर सो ग्रेटफुल सोहेल भाई कि आज आप हमें ज्वाइन किया। आई नो आप बाहर से आजकल आए हुए हैं, तो हमने पहले ही आपको पकड़ लिया कि ज़रा आप तो आए ना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, गप लगाने का मौका मिले हमें ज़रा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एंड देन वी हैव विद अस आमना हसाम। बेहतरीन मॉडल और एक्टर तो हैं सो हैं, लेकिन अब वकालत की तरफ भी इनका फोकस हो गया है। क्या हाल है आमना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट्स सो गुड टू सी यू थैंक यू इन अ वकील का अटायर। अच्छी लग रही है। थैंक यू। वेल डन बेटे। बात यह है कि हमेशा जो हम बात आप और मैं ऑफ रिकॉर्ड भी डिस्कस करते हैं, हमने पिछले दिनों जब एक प्रोजेक्ट भी साथ किया तो एक ही बात आपको कह रही थी कि बेटा दूसरी स्ट्रीम बना के रखो, ऑब्वियसली, क्योंकि इस इंडस्ट्री की कोई गारंटी नहीं है और इस पे बात करेंगे। हाँ, देन ऑफ कोर्स मेरे प्यारे भाई जिनके इनिशियल और मेरे इनिशियल एक ही है, जेके हो जाता है जब हम आते हैं। जहांगीर खान हमारे साथ हैं, जेके भाई, एंड पहले भी हमारे शो का हिस्सा रह चुके हैं, ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही टैलेंटेड सराइकी सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। वेलकम बैक। थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहले तो आज आप लोगों से डिस्कशन के लिए मैंने इसलिए कहा कि हमारे एक फोक आर्टिस्ट भी होंगे, एक हमारे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट भी हैं, देन वी गॉट एक्टर एंड अ मॉडल एज वेल। मैं चाहती थी कि आज हम एक डिस्कशन जो बड़ी दफ़ा ड्राइंग रूम्स में होती है और पहले बड़ी चैनल्स पे भी होती थी, फिर अब उस पर बात ही करनी लोगों ने छोड़ दी है। यंग आर्टिस्ट या जब भी कोई आर्टिस्ट अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है तो वो हमेशा ये क्लेम करता है, जब भी मेरी कभी मुलाकात हो, कि आप ही बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही तंग होते हैं। हमें कहा तो गया कि आ जाओ, इक्का दुक्का काम जो भी लेके आए फील्ड में हमने किया, बड़ा अच्छा सिलसिला हुआ, उसके बाद हमने सिर्फ धक्के ही खाए। इसके बारे में आप तीनों आर्टिस्ट की क्या राय है? जी सबसे पहले सोहेल भाई, तुसी तो पाकिस्तान ही छाड़ के चले गए। मैं चला गया जी, बस इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो मेरे साथ मेरा ड्रम प्ले करते थे, मेरे साथ और गिटार प्ले करते थे, वो आजकल बड़ा एक नया रवाज हो गया कि उनको वो म्यूज़िक बनाते हैं तो वो उनके लिए इजी आसान होता है कि वो ख़ुद ही गा लें और ख़ुद ही आगे आ जाएं। तो किसी को कोई भी इधर इस तरह से सपोर्ट नहीं करते, कोई भी किसी को भी।
और जो बहुत जूनियर होते थे वो बहुत सीनियर हो गए हैं। और अल्लाह उनको और नवाजे, हम तो दुआएं दे सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए बात ये नहीं हो रही व्यूअर्स के जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है उनको क्यों नवाजा है, हम कौन है अल्लाह ताला की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बात करें। लेकिन ये सवाल तो व्यूअर्स उठता है ना कि ये जो एक मामला, ये जो एक सिलसिला चल रहा है, सिस्टम जो हम लोगों का चल रहा है, इसमें कुछ फ्लॉज हैं। जैसे कि आप एक एस्टेब्लिश्ड फैमिली से हैं जी, तो बाहर क्यों गए? थोड़ा सा अगर बस बाहर में इसलिए चला गया कि यहाँ पे कुछ उस तरह से वो चीज़ें नहीं हो रही थी। बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे बड़े बड़े, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मतलब डिफरेंट यहाँ पे वो अवार्ड्स होते हैं, हज़ार और चीज़ें होती हैं। और आपने कोई किया होता है, ड्रामों के बैकग्राउंड म्यूज़िक्स दिए होते हैं, बहुत कुछ किया होता है, लेकिन फिर आप वो भी सिफारिश के साथ होता है। कोई आपका जानने वाला अंदर होगा तो वो कह देगा कि आप कर लें, और तो इस तरह होता है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा था, फिर मैं बाहर चला गया। बाहर जाके मैं कर पाकिस्तान के लिए रहा हूँ और अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कितने अफसोस की बात है ना कि इतना ब्रिलियंट आर्टिस्ट जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका एक घराना इतने अरसे से हमारी इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर रहा है, अल्टीमेटली वो बाहर चले गए और माशाल्लाह यहाँ से कई गुना ज़्यादा और कई गुना बेहतर ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी। जी। सो हम अपने आर्टिस्ट खुद खोते हैं। अब आप ना यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ, हमारी जब पहले बात हुई थी तो आपने कहा था आप ही मैं पढ़ाई मुकम्मल कर लूँ, मैं बाद में बेशक थोड़ी प्रैक्टिस में आ जाऊँगी, मैं अभी एक्टिंग फिर वकालत की तरफ आ गई। बाकी मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, मैंने सोचा था कि अब मैं एक्टिंग की तरफ आ गई हूँ, काम बहुत अच्छा चल रहा है तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने नोट किया है कि ये जो प्रोफेशन है इसका वाकई कुछ नहीं पता। आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको अच्छे रोल्स मिलते हैं, आपको डेट्स मिलती हैं, मगर जब डेट करीब आती है तो गायब हो जाते हैं सारे, कोई आपको कुछ अपडेट नहीं करते। पता चलता है कि वो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो बंद हो गया क्योंकि जो पीछे चैनल है उसने चेक्स नहीं इशू किए, जिसकी वजह से लोगों ने कहा हम काम नहीं करेंगे। और बड़ी दफ़ा तो कमिटमेंट करके काम करा के भाग जाते हैं। हाँ, महीनों व्यूअर्स पेमेंट नहीं आती। एंड ऑनेस्टली मैं पहले बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती थी कि मेरे नहीं किसी ने पैसे देने। ऑब्वियसली बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अ लॉयर, उससे पहले आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स, तो मतलब सीधा सीधा आप लीगल नोटिस भेज दे तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन मेरे जैसे को भी नहीं छोड़ते। पिछले कुछ अरसे में मैं हैरान हूँ कि किस लेवल की, आई एम सॉरी व्यूअर्स, वर्ड जलालत के अलावा और कोई जहन में नहीं आता। काम भी करवाया और जब काम करवाना है तो ऐसी मोहब्बतें और ऐसे प्यार कि जी आप ही या भाई 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 या आमना 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 या जेके जेके जेके, ये सारा कुछ हो गया, काम हो गया। हाँ, वो उस तरफ आप ढूंढ रहे हैं कि जी मेरी पेमेंट। और मेरे साथ बड़ी दफ़ा अब रिसेंटली हुआ है, पहले फिर भी लोग घबराते थे, अब तो वो वही वाली बात है, में काना राजा। ये बहुत कॉमन हो गया। और दूसरी बात कि इतना ज़्यादा काम करवाते हैं, मतलब आराम से जो है ना 12 घंटों की शिफ्ट तो आराम से ले जाते हैं। और बाय द वे व्यूअर्स, पूरी दुनिया में आर्टिस्ट जब काम पे जाता है तो 8 या 9 घंटे की शिफ्ट होती है। हाँ। क्योंकि एक बंदे ने ऑन ग्राउंड परफॉर्म करना होता है एज एन एक्टर। सिंगर्स का इनका जब टाइम होता है स्टेज पे जाने का, उससे पहले इन्होंने अराइव करना होता है, अपनी परफॉर्मेंस करनी होती है, जाना होता है। पिछले दिनों मैं एक इवेंट पे थी, सिंगर को, हमारे बड़े एक आर्टिस्ट थे, उनको 2.5 घंटे से बिठाया हुआ था। भैया आपने किसी को ख़रीदा हुआ है? आप क्या कहोगे जेके भाई, क्या सिराइकी सर्किट में भी ऐसा मसला आता है? स्ट्रगल दौर तो सबके लिए सेम ही होता है, इसमें डिफ़िकल्टीज़ तो हैं बहुत ज़्यादा। जब तक आपकी मिनिमम भी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती तो आपको सपोर्ट तो नहीं होती ना किसी भी साइड से, तो आपके लिए हर्डल्स तो हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें ये कि आप डे बाय डे जो है आप इसी में आप लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। लेकिन हमारा कुछ सिनेरियो, हमारा जो इन्वायरमेंट है कुछ इस तरह का है कि आपको जो है वो प्रॉपरली जो है वो वे फॉरवर्ड या कोई एक वे प्रॉपरली देना, वो इस तरह का कोई यानी सपोर्ट नहीं होती। जब तक यहाँ तक कि आप कोई अगर जूनियर आर्टिस्ट जो है वो आगे आना भी चाहता है या आगे आता है तो उसको दबाया जाता है, उसको जो है वो पीछे लेके जाया जाता है। तक सीनियर्स जो होते हैं वो जूनियर्स को इतना सपोर्ट नहीं करते हमारी फील्ड में। मैं वैसे आपके साथ एग्री करूँगी इस बात पे। पहले मैं कहती थी कि ये बात गलत है, बट क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लोग मिले, लेकिन अब जो हैं, जो मेरी जनरेशन की ख़वातीन हैं और मर्द हैं, वो नहीं सपोर्ट करे यंगर आर्टिस्ट को। बल्कि यंगर आर्टिस्ट आ जाता है तो वो कहते हैं ये इस कमरे में क्यों बैठा है जिसमें मैं बैठा। एग्जैक्टली ये वाला भी प्रॉब्लम है। या तो आप अपना कमरा बिल्कुल अलहदा कर लें, जब आपने एक कमरे में बैठना है जो सब आर्टिस्ट का है, जिसको ग्रीन रूम कहते हैं,
वहाँ पे एक शेड स्पेस होती है। बिल्कुल ऐसे। अब मुझे क्योंकि माइग्रेन हो जाती है बहुत ज़्यादा जब शोर चढ़ा होता है, तो मैं पहले ही कह देती हूँ कि जी मुझे एक सेपरेट कमरा दे दे, ताकि मैं किसी और आर्टिस्ट को तंग ना करूँ कि आप चुप हो जाए या ना बोलें, आप किनारा कशी कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। खैर ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जेके भाई आपसे सॉन्ग सुनते हुए आएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स आजकल आप लोग कर क्या रहे हैं? आए हुए हैं आजकल, डेफिनेटली ईद के लिए आए हुए होंगे, लेकिन और क्या प्लान्स है, क्या मसरूफियत है, आपसे भी जानना है। आज इन फोकस तो भैया आप हैं, बिकॉज आप हमारे प्यारे भाई हैं। आप गए हमें छोड़ के, हम नहीं आपको भूलें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या बात है भैया, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। एंड किचन की तरफ अब रुख करते हैं और देखते हैं कि किचन में क्या सिचुएशन है। अच्छा, सुहेल भाई ने ना ट्रू लाहौरी होने का मुजाहरा किया। ब्रेक में कहते हैं खाना बड़ा मज़े का बना हुआ है, क्या खुशबुएं आ रही है। भैया फिर पाकिस्तान तो पाकिस्तान, क्या बात है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, तो बताइए जी। मुतब्बक भी रेडी है और शाकशूक भी रेडी है, और उसके साथ जो है मैंने पीठा ब्रेड को सर्व किया है। तो अच्छा, इसको मैंने कट करके भी दिखा दिया है ताकि अंदर से अच्छी तरीके से जो है फिलिंग भी नज़र आ जाए, कितनी लेयर्स होती हैं वो भी इसकी अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाए। अच्छा, जब आपने सिर्फ इसको कुक करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करना है और स्लोली आपने इसको प्रेस करते रहना है। वंडरफुल, लुक्स फैबुलस एंड डिलिशियस। अभी हम खाएंगे भी। बिल्कुल। सोहेल भाई के तो मुंह में बहुत ज़ोर से पानी आ गया। सोहेल भाई वाला मेरे, सोहेल भाई मेरा एक ही हाल है। इनकी फैमिली और मुझे बहुत खाने का शौक है, द होल ख़ानदान आपका। अच्छा, तो मुझे ये बताइए भैया कि आजकल क्या मसरूफ है? आजकल जी यहाँ पे मैं पाकिस्तान में आया हूँ, एक तो ईद मना रहा हूँ और घर आपके वालों events के भी हैं साथ, काफ़ी। और बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, उनके साथ मिल रहा हूँ, और अदरवाइज में और म्यूज़िक वीडियो भी हो रहा है। वैसे वहाँ पे होता इवेंट्स भी तो कर रहे हैं ना? हाँ, इवेंट्स पे भी तो आपकी आई मीन आगे पीछे ईद के आपकी वो भी होंगी अपीयरेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी, बस कुछ इस तरह ही हो रहा है। बस म्यूज़िक वीडियोस बन रही हैं और कुछ सॉन्ग्स बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चीप होते हैं, बड़े सस्ते होते हैं गाने, वहाँ पे बड़े महंगे होते भाई हैं। वहाँ पे तो आपने नॉर्मल, हम यहाँ पे कैमरा जिसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और बुला लेते हैं शाउट आउट के लिए, 5-10 हज़ार में आपके लिए बंदा आ जाता है करने के लिए। वहाँ पे आपने ये करना हो तो आप फिर हज़ारों पाउंड्स और डॉलर्स की बात कर रहे हैं। 10,000 पाउंड में आपका गाना बनता है जी, तो 10,000 पाउंड में। और ये भी अगर आपने कोई मॉडल एक्टर कुछ ना रखा हो, बस जो बंदा आपको बना के दे रहा है वो आपसे 10,000 ये पाउंड। सिर्फ मैं म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, ये वीडियो की नहीं बात हो रही, म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ। सिर्फ तो म्यूज़िक के लिए इतना करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे बहुत मशहूर हैं काफ़ी सारे, और वहाँ पे भी ऐसे मशहूर हैं, तो फिर वो उनके साथ जब आपने काम करना होता है तो वो 10,000 पाउंड लेते हैं, वो बिल्कुल उस सिस्टम के साथ चलते हैं पूरे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्यूअर्स पॉइंट आउट इसलिए करना ज़रूरी है कि देखें, जैसे कि सोहेल भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई 10,000 पाउंड का सिर्फ गाना बनता है, फिर उसकी वीडियो शीडियो सारा कुछ। चले एक जनरल 25,000 पाउंड का आपने एक गाना बनाया, पूरा नुस्खा उसका बना, आपने वो किया, उसकी वीडियो बनाई, सारा कुछ किया, फिर उसको रिलीज़ भी किया, सोशल मीडिया पे बूस्ट भी किया। 25,000 पाउंड एक रकम होती है। और जब हम किसी आर्टिस्ट को बुलाते हैं किसी जगह पे कॉन्सर्ट करने के लिए व्हाटएवर, तो वहाँ पे 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए पे लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। कभी आप 1.5 लाख में आ जाए, भाई अगले बंदे ने आके अपने 10 वो गाने गाने हैं जो 25,000 पाउंड के उसने तैयार किए हैं या 20,000 पाउंड के तैयार किए हैं। उस बंदे को फिर आप कह रहे हैं कि 50,000 लाख रुपए में आके गाना गा जाए, तो बात ये कि वारा नहीं खाता। सो अगर चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं और आपको हाई क्वालिटी आर्टिस्ट चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से पैसे भी तो दें। मगर हमारी इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग जो है चाह रहे हैं कि हम लोग इतना अर्न कर लें, मगर हम ये नहीं चाहते कि हम आगे जो हम अपनी कास्ट को ले रहे हैं हम उसको भी पे करें सही से। बस ये होता है कि जितनी वो कोशिश करते हैं कि वो चाहते हैं कि नया बंदा ले लेंगे जिसको काम नहीं आता, उसके साथ ज़्यादा टाइम कैमरे पे खप लेंगे, बैठ जाएंगे, वेट करेंगे, इसको आ नहीं रहा, पैसे नहीं देंगे। तो ये बताओ आप फिर आजकल क्या कर रही हो बेटे? मैंने अभी रिसेंटली एक ड्रामा किया, ठीक है, और हमने तो साथ काम किया ही एक फिल्म में। उसके अलावा आजकल थोड़ा सा काम पता नहीं जान, गर्मियों में मैं एक सीनियर बता दूं, गर्मियों में बहुत स्लो हो जाता है काम। हाँ। क्योंकि देखो ड्रामा वगैरह की शूट पे आपको डबल टाइम लग जाता है, पसीने, हालतें ख़राब, तो गर्मियाँ तो हमेशा स्लो टाइम रहा है ड्रामा और एक्टिंग के पॉइंट। तो फिलहाल थोड़ा स्लो है। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि पाकिस्तान में ना 2 तरह का काम हो रहा है। यहाँ बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, ठीक है, वो
लीड जो है वो ले लेते हैं, मेन स्ट्रीम एक्टर्स ले लेते हैं, और यहाँ बहुत लो बजट का हो रहा है, मिड में कोई आ नहीं रहा। समझ आ रही है कि मुझे वो आप न्यू कहते हैं। कमर्स को ले लेते हैं बहुत कम पैसों में, और ये कह के चांस दे रहे हैं हम आपको। और बेटा बात free में ये आ कि जाओ। आप ना तो न्यू कमर हो और ना ही आप अभी फॉर एग्जांपल माहिरा के लेवल हाँ, पे तो मैं जब बीच में दोनों फंस के गई बीच हूँ। का एक टियर है, उस टियर के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, होना बिल्कुल आप चाहिए। जूनियर की तरह तो नहीं अगले को ट्रीट कर सकते। ये बहुत मसला आ रहा है। आई एग्री। वैसे तो व्यूअर्स हर बंदे को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ये क्या तमीज़ है? स्क्रीन पे जिसने भी आना है, चाहे 3 सेकंड के लिए भी आना है, उसकी उतनी वैल्यू है Yes. जितनी किसी और की है, क्योंकि स्क्रीन पे तो आना है, स्क्रीन इज इम्पोर्टेंट। जेके भाई आपकी क्या मसरूफियत है आजकल? शूट्स चल रहे हैं, वीडियो शूट्स चल रहे हैं, और उसके अलावा इवेंट्स भी चल रहे हैं, दौड़े भी लग रही हैं, मेहनत भी हो रही है, स्ट्रगल चल रही है, और साथ साथ बड़ी अच्छी ड्रेसिंग भी चल रही है। अभी जेके भाई से ब्रेक में पूछने लगा, भैया मुझे भी बता दे कहाँ से बनवाते हैं। फिर उन्होंने कहा मैं तुझे ब्रांड्स के नाम बताऊंगा, वहाँ से बनवा ली बहना। पहले तो खुद बनवाना चाह रहे थे, मैं कहा भैया मेरा नाप नहीं आपको पता, तो मैं खुद ही बनवा लूँगी, मेहरबानी। बट ये लाड होता है ना। अब व्यूअर्स देखिए, हमारा आपस में बड़ा लाड है, लेकिन मसला ये है कि जब सीनियर जूनियर वाले मसले आ जाते हैं और काम की बात आ जाती है, तो हर बंदा एक दूसरे की टांग खींचता है। तो इसी नोट पे आज का शो कंक्लूड करेंगे कि अल्लाह करे कि इंडस्ट्री के हालात बेहतर हो जाएं, जूनियर को भी सपोर्ट करें, मिड टीयर के लिए भी कोई जगह बने, और हमारे आर्टिस्ट जो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको नहीं लगता कि वो उस अंदाज में अपनी ख़ानदान का नाम या अपने नाम को लेके आगे बढ़ सकते हैं, तो वो लोग भी फिर ना जाए। ये हमारे लिए एक लॉस है व्यूअर्स, ये हमारे लिए कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है कि वो बाहर चले गए। ऑफ कोर्स वो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुल्क क्यों नहीं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पे सर आपके सॉन्ग से आज के शो को कंक्लूड करेंगे। एंड थैंक यू, आज आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला।